नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होते हैं जैसे आरआरबी, CBT2, ग्रुप डी, टीसी, गुड्स गार्ड, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ETC में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खांसी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ पर खांसी एवं गारो भाषा बोली जाती है तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मेघालय में। खांसी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। और देख लेते हैं कि नागा पहाड़ियों के दक्षिण में, जो नागा पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिण में मणिपुर, मेघालय राज्यों वाले क्षेत्रों में कुकी, लूसाई, लखेर, चिन खासी और गारो जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें से अनेक पूर्वी सीमांत की ओर से आई हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। जो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण है वो किसके लिए हानिकारक है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी के लिए। मतलब ऊपर जो दिए गए हैं कौन से? एक तो संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, और जैव विविधता के लिए भी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। जो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण है वो संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। और डिटेल से जान लेते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो गोवा है, और नगरीकरण की दृष्टि से गोवा के पश्चात क्रमशः मिजोरम, जो गोवा है मतलब नगरीकरण के दृष्टि से गोवा के पश्चात मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात का स्थान आता है। और भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहाँ प्रदेश की 9.8 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में पाई जाती है। एक बार और देख लेते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, इस जो नगरीकृत राज्य है वो गोवा है, और नगरीकरण की दृष्टि से गोवा के पश्चात क्रम से यदि देखा जाए तो मिजोरम, तमिलनाडु, फिर हमारा महाराष्ट्र तथा गुजरात का स्थान आता है। और भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहाँ प्रदेश की मात्र 9.8% जनसंख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो किसकी है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। और भारत की नगरीय जनसंख्या है वो है 285.3 मिलियन है। कितनी है? 285.3 मिलियन है। जबकि जो मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल नगरीय जनसंख्या है वो है 295.6 मिलियन है। कितनी है दोस्तों? 295.6 मिलियन है। तो कौन सी अधिक है? रूस की। मतलब रूस की जो कुल जनसंख्या है वो भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मोरक्को एटलस पर्वत। जो मतलब मोरक्को में जो पर्वत है वो है एटलस पर्वत, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। तो किसको मिली है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सिंगापुर को। सिंगापुर को विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। और डिटेल से देख लेते हैं कि सिंगापुर जो है वो पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वह पूर्वी एशिया और यूरोप तथा अमेरिका के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसे ही विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। एक बार देख लेते हैं कि जो सिंगापुर है वो पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूर्वी एशिया और यूरोप तथा अमेरिका के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसे ही विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डाउन्स उष्णकटिबंधीय मैदान। जो मतलब सुमेलित है हमारे, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ये किधर का स्टेपीज वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और जो सेलो है वो उष्ण कटिबंधीय वन है, और टैगा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो मतलब जो डाउन्स है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उसमें उसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, और जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेरी। और अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उन्हें पंपास कहते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उन्हें वेल्ड्स के नाम से पुकारते हैं। और जो ये ऑप्शन बी दे रखा है हमारा स्टेपीज, वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। मतलब जो स्टेपीज है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ गलती से हो गया था, यहाँ आएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जो मतलब स्टेपीज है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और जो सेल्वा है ये हमारा उष्ण कटिबंधीय वन को अमेजन की घाटी में, जो अमेजन की घाटी में सेल्वा कहते हैं। एक बार वो देख लेते हैं, जो ऑप्शन सीधे रखा है सेल्वा, जो उष्ण कटिबंधीय वन को अमेजन की घाटी में सेल्वा कहते हैं। और जो मतलब ये टैंगा दे रखा है, टैंगा शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों को साइबेरिया में टैंगा के नाम से पुकारते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों को साइबेरिया जो है मतलब एक देश है जिसमें टैंगा के नाम से पुकारते हैं। मतलब जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है उन्हें साइबेरिया में टैंगा के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डाउन्स, क्योंकि डाउन्स जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, जबकि काय का है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन मतलब कूट ए करेक्ट आंसर है, यानी 1 2 3 4 मतलब चारों सही हैं। कि जो क्षोभ मंडल है उसमें क्या मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, और जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत भी मतलब ओजोन परत होती है, और आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, और मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति पाई जाती है। और मध्य मंडल में और देख लेते हैं कि समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है जिसमें ध्रुव ज्योति या उल्का पिंड पाए जाते हैं। मतलब एक बार देख लें जो मध्य मंडल है हमारे, तो इसमें क्या है कि समताप मंडल के ऊपर यह मध्य मंडल स्थित है और जिसमें ध्रुव ज्योति या उल्का पिंड पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वायुमंडल के स्तर है उनके अभिलक्षणों सुमेलन सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मतलब चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए दे रखा है और कथन मतलब कारण आर दे रखा है। तो इसमें हमें तर्क करना है एक तरीके से कि उत्तरी यूरोप मतलब उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। क्या रहते हैं? साल भर खुले रहते हैं। और कारण आर दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो इसमें हमें मतलब देखना है सही उत्तर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो इसमें दे रखा है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, तो ये भी सही है। और आर क्या है? वो ए की सही व्याख्या है, मतलब दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो हैं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बाहर बहती हैं, मतलब यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो इसमें कह रहा है कि मतलब उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है मतलब दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर बहती हैं, मतलब उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं, तो वो ए की मतलब उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है। ये इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है।
तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा सिकंदराबाद में है, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि मतलब जो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। तो इसलिए हमारा सुमेलित नहीं है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। और जो ये हल्दिया इलाहाबाद है, मतलब हल्दिया इलाहाबाद जो राजमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है। और नासिक पुणे क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, मतलब 50, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। और जो दुर्गापुर कोलकाता है वो क्या है? हमारा एक्सप्रेस राजमार्ग है। दुर्गा से कोलकाता क्या है? एक्सप्रेस राजमार्ग है। और नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। और हल्दिया इलाहाबाद जो राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दे रखा है हैदराबाद, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दे रखा है हैदराबाद। यदि मतलब हैदराबाद दे रखा है, पर इसका उत्तर जो है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है हमारे राज्य का नाम, और सूची 2 में दे रखा है जल शक्ति परियोजना। तो इसके मतलब इनमें मिलान करना है, हमें सही सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो हमारा जो मतलब ये है इसका 2 है, मतलब जम्मू व कश्मीर 2, मतलब सलाल में स्थित है जल शक्ति परियोजना। और जो मतलब बी का है हमारा, बी का वो है हमारा कौन सा? सारावती, जो मतलब कर्नाटक में जल शक्ति जो परियोजना है वो सारावती है। और जो महाराष्ट्र में जल शक्ति परियोजना है वो है तुम्हारा कोयना है। और जो उत्तरांचल में है वो लास्ट का बचा ही तुम्हारा टेहरी। तो इसलिए हमारा मिलान कर लेते हैं उत्तर से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक बार और देख लेते हैं कि जम्मू व कश्मीर में जो जल शक्ति परियोजना है वो है सलाल। और जो कर्नाटक में है वो है सारावती। और जो महाराष्ट्र में है वो है कोयना। और उत्तरांचल में जो है वो है टेहरी। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में। कि मतलब कर्नाटक में कहवा की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। और डिटेल से जान लेते हैं कि भारत का लगभग सारा कहवा दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी ढलानों पर बोया जाता है। और कर्नाटक कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ भारत का लगभग 70%, मतलब 70% कहवा उपजाया जाता है। और भारत का 80% कहवा क्षेत्र भी कर्नाटक में ही स्थित है। और जो भारत का 80% भी कहवा क्षेत्र भी है वो क्या है? किसमें है? कर्नाटक में ही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि कर्नाटक में कहवा की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सही सुमेलित कीजिए। तो अर्कुट का सही उत्तर दीजिए। तो पहली सूची में दे रखा हमारा राज्य है, और दूसरी में दे रखा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो असम में, मतलब इन चारों में से असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब ए का असम, मतलब काजीरंगा। असम में जो है मतलब राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा। और जो गुजरात में है वो है हमारा गिर। और जो मध्य प्रदेश में है तुम्हारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तरांचल में सीधा बचा है आपका कार्बेट। एक बार और देख लेते हैं कि जो असम राज्य है उसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और गुजरात में तुम्हारा गिर है। और जो मध्य प्रदेश में वो है कान्हा। और डी में मतलब जो उत्तरांचल है उसमें है कार्बेट। तो इससे हम कूट से सही उत्तर चयन कर लेते हैं कि पहले मतलब ए का 1। तो ए का 1 कौन सा है हमारा? या तो ये सी हो सकता है या डी हो सकता है। और देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि बी का 4। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1 4 2 3। एक बार और देख लेते हैं कि असम में जो स्थित है वो काजीरंगा स्थित है। और गुजरात में तुम्हारा मतलब गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तरांचल में तुम्हारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नेल्लोर मैग्नीज। मतलब नैनोर में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो नैनोर में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। और जो धल्ली राजहारा है उसमें लोहा पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। और ये जो मतलब राखा है इसके बारे में भी डिटेल जान लेते हैं। राखा में तांबा। और जो अमरकंटक उसमें क्या बॉक्साइट पाया जाता है।
तो इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेल्लोर मैग्नीज। और इसके मतलब जो धल्ली राजहारा है इसके बारे में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धल्ली राजहारा, मतलब जो ये धल्ली राजहारा है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। और इसमें क्या है, लोहे अयस्क का निक्षेप पाया जाता है। और जो मतलब ये दे रखा है तुम्हारा राखा, तो राखा जो है वो झारखंड के सिंह भूमि जिले के राखा खान से, मतलब जो झारखंड है के सिंह भूमि जिले के राखा खान से तांबा प्राप्त किया जाता है। और जो मतलब दे रखा है तुम्हारा अमरकंटक, तो ये अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक बालाकोट क्षेत्र में बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का अयस्क प्राप्त किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं, जो मतलब धल्ली राजहारा है वो कहाँ स्थित है? हमारा छत्तीसगढ़ में है। और जो राखा है वो तुम्हारा झारखंड में है, जिससे मतलब तांबा प्राप्त किया जाता है। और जो देखा अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक बालाकोट क्षेत्र से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। और जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं वो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है झारखंड में पाए जाते हैं। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि कोयला ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है और देश का 96% कोयला भंडार गोंडवाना समूह में स्थित है। जो मतलब देश का जो 96% कोयला भंडार है वो गोंडवाना समूह में स्थित है। और यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 99% कोयला निकाला जाता है। और यहाँ से क्या है, देश के कुल उत्पादन का 99% कोयला निकाला जाता है। और कुल अनुमानित कोयला भंडारों में से लगभग 1/3 कोयला भंडार झारखंड के कोयला क्षेत्रों से निकाला निहित है। और राज्य के प्रमुख कोयला जो क्षेत्र हैं वो हैं बोकारो, झरिया, गिरिडीह, करनपुरा और रामगढ़ और डाल्टनगंज और औरंगाबाद और होतार। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मोनेजाइट कहाँ पाया जाता है? जो मोनेजाइट है वो भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है केरल में पाया जाता है। भारत में जो मोनेजाइट है वो केरल में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि मोनोजाइट जो है वो थोरियम, यूरेनियम, सेरियम और लैंथेनम का मिश्रण है। जो मतलब मेनेजाइट है, मोनेजाइट या इसे मोनोजाइट भी कह सकते हैं, कहीं मतलब किताबों में मिस्टेक कर देते हैं, या मोनोजाइट भी आ सकता है कहीं लिखा हुआ। और मोनोजाइट जो है वो थोरियम, यूरेनियम, सेरियम और लैंथेनम का मिश्रण है। और यह पैगमेटाइट सेलों से प्राप्त होता है। मतलब यह कहाँ से प्राप्त होता है? पैगमेटाइट सेलों से प्राप्त होता है। किंतु वाणिज्यिक महत्व का मोनोजाइट समुद्र तटीय एवं नदियों की बालू मिट्टियों से प्राप्त होता है। और इसके मतलब इसका सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण निक्षेप दक्षिण पूर्वी समुद्री तट की बालू में निहित है। और केरल में चौघाट और पोनाई के बीच में चाबरा तथा तमिलनाडु के मानावाला कुरिची के निक्षेप मुख्य हैं। तो मतलब जो केरल में चौघाट और पोनाई के बीच चबरा तथा तमिलनाडु के मानावाला कुरुचि के निक्षेप मुख्य हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी का आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मतलब कौन सुमेलित नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसलिए क्या है, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? रोम में स्थित है। और जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है? द हैग, जो कि नीदरलैंड में है। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है वो है तुम्हारा ब्रुसेल्स में है। तो और इसमें पूछ रहा है कि मतलब कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क में स्थित दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, क्योंकि खाद्य एवं कृषि का जो संगठन है वो रोम में स्थित है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। तो किस द्वारा होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, खाद्य एवं कृषि संगठन। अभी हमने इसके बारे में मतलब इसके मुख्यालय के बारे में बात की थी कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम में है। खाद्य एवं कृषि जो संगठन है उसका जो मुख्यालय किसमें है? रोम में है। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना मतलब NATP का पोषण भारत में
खाद्य एवं कृषि संगठन वित्त प्रदाय अभिकरण द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कौशल जो कौशल है वो किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो किस फसल की उन्नत प्रजाति है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मूंगफली की। कौशल मूंगफली फसल की उन्नत प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी किससे होती है? जो पीत वर्ण की सिरा की बीमारी होती है वो किससे होती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कवक से होती है। किससे होती है दोस्तों? भिंडी में पीत वर्ण की जो सिरा की बीमारी है वो कवक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? जो सेब का फल है उसमें लाली का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का एंथोसाइनिन होने से क्या होता है? सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो कृषि मूल्य आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वर्ष 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है तो वह है, मतलब कह रहा है कि स्पंज टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अल्फांसो। मतलब स्पंज टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की अल्फांसो प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, तो वह है अल्फांसो। एक मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, तो क्या नहीं कराता? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निर्यात आयात बैंकों को। मतलब भारत में जो नाबार्ड बैंक है वो निर्यात आयात बैंकों को पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता। और जो नाबार्ड बैंक है इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है। जो नाबार्ड जो बैंक है वो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है, और इसकी स्थापना 12 जुलाई वर्ष 1982 में की गई थी। और नाबार्ड जो है वो ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निर्यात आयात बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इसमें व्यापार में उदारीकरण लाया है। मतलब यहाँ पर आएगा इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, तो यह क्या है? सत्य नहीं है। और ये जो मतलब ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, यह 1 जनवरी 1955 को स्थापित हुआ था, यह सही है। और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है, यह भी सही है। और इसकी उत्पत्ति बहुत पक्षीय व्यापार समझौतों के रुग्वे दौर से हुई थी, तो यह भी सही है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया, यह क्या है? सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट, मतलब इससे पहले क्या था? गैट नाम की एक संस्था थी, उसके नाम पर ही पूर्ववर्ती गैट की उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को हुई। और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है और बहुपक्षीय समझौतों के क्रियान्वयन में सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया, यह सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो किससे है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो एंट्री पोर्ट व्यापार है उससे तात्पर्य है हमारा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है, तो वो कौन सा देश है जो भारत से अधिक चमड़े का अधिकतम आयात करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जर्मनी।
भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश जर्मनी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की जो स्थापना पृथ्वी में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आगरा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना आगरा में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। जो उत्तर प्रदेश है उसका प्रमुख लोकगीत है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। और इसके अलावा अन्य लोकप्रिय गीत हैं जैसे चेती, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि आदि। और उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैलियों में भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी लोकगीत मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। और ये किसका कारण है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने घुमाने पर क्या होता है? उस पिंड के कई प्रतिबिंब दिखलाई देते हैं। ये हमारा स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।